हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आज आपके सामने एसएसजी को लेकर के एक मैं कमिट किया हूं कि 40 वीडियो लेकर के आऊँगा और 40 वीडियो का ये 34वां वीडियो है। ठीक है, तो ये 34वां वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, बहुत सारे जानकारी को इकट्ठा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आयत के बारे में पूरी जानकारी मैं बता दूंगा। आयत भले आप चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपका कंप्लीट हो जाएगा आज आयत। यहाँ पे देखिएगा फार्मूला कुछ बता देंगे, x+1/x वाला अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, अगर आप डरते हैं, तो ये भी बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और अगर आप अंत तक मेरे वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा सीख करके जाएंगे आप। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आज विभाजता का नियम भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। लोग अलग अलग वीडियो देखते हैं इन सभी चीज़ों का कि विभाजता का नियम क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं एक ही वीडियो में, आज के वीडियो में ये सब चीज़ कंप्लीट करने वाला हूँ। बस आप अंत तक जुड़े रहिएगा मेरे भाई। ये देखिए, ये समचतुर्भुज की अवधारणाएं वगैरह है, समचतुर्भुज के बारे में मुझे बताना है, ये भी आज के आज ही कंप्लीट करूंगा। ये सब बात जानकारी मैं आपको आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि आप समझिए कि इस क्लास का इंपॉर्टेंस कितना है। लोग अलग अलग क्लास लेकर के अलग अलग टॉपिक को कवर करता है। मैं एक ही ये 20 क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ों का ऐसा ऐसा कंसेप्ट लाया हूँ, बहुत सारी चीज़ों को ऐसा ऐसा लेकर के आपके सामने रखा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, बहुत सारे लोगों की समस्या होता है कि सर नाव और धारा का क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरे भाई, मेरे क्लास में इस क्लास को अटेंड करिए कम से कम। ये देखिए, 5वां 6ठा टॉपिक है। अब आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, बात समझिएगा। अगर हम इसमें से 5 चैप्टर भी आपका निपटा दिए तो बहुत बड़ा चीज़ है ना। हालांकि 20 क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको एग्जाम में सेम इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, खैर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयत का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आयत क्या है। तो पहले हम आयत के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे मेरे भाई? आयत के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये आयत है। एक मिनट, शायद व्हाइट ही सिलेक्ट है मेरा, मैं ब्लैक कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ ये कलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयत के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, चलिए आयत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या बोला है कि आयत की अवधारणा है और सूत्र रेक्टेंगल कहते हैं आयत को इंग्लिश में। रेक्टेंगल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। सबसे पहले अवधारणाएं के बारे में यहाँ जानकारी रखेंगे। तो बोला है कि चार आयत का जो क्या होता है, 4 भुजा होता है और 4 समकोण होता है। देखिए, ये पहला भुजा है, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा और 4 समकोण, एक समकोण, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये समकोण सब है, 4 समकोण 4 भुजा। पहली चीज ये क्वेश्चन आता है कि आयत के कितने भुजाएं होते हैं? 4 भुजाएं। कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण। बात समझ में आ रहा है ना? ये 2 चीजें तो हम लोग जान गए। दूसरी चीज ये बता रहा था कि समकोण को ऐसा बनता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ये भी बात को ध्यान रखिएगा। आगे है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत की क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये बात को ध्यान रखना होता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयत भी जान गए हम लोग। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। भाई, आयत का जो दोनों विकर्ण होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि आयत का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है या नहीं होता है। तो आप सीधे बता दीजिएगा कि आयत का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। अब यहाँ तक ये समझने के बाद हमें ये जानना होता है कि आयत के दोनों विकर्ण जो होते हैं, देखिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वही वाला बात था। विकर्ण जो होता है एक दूसरे को काटता है। देखिए, ये विकर्ण है, अगर ये पूरा विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मतलब कि आयत का विकर्ण आपस में 2 बराबर भागों में बांटता है। ये जितने भी बात बता रहा हूं मैं, ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी जानकारी है, क्योंकि आप तक ये जानकारी मुझे पहुंचाना जरूरी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बताया कि इसको लंबाई कहते हैं। आयत में ये कोई भी पोर्शन हो, सबसे लंबा जो दिखता है उसी को लंबाई कहते हैं। बाकी आपका चौड़ाई बन जाता है। ये चौड़ाई है, W से चौड़ाई को डिनोट किया गया है। यहाँ पे सूत्र के बारे में बताया गया कि आयत का परिमाप इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है मेरे भाई? P बराबर P से पेरीमीटर है, P बराबर 2 × L+B होता है, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेकर के सेट किया है। जो भी बात है एग्जाम्पल को छोड़िए, मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, आप समझिएगा बात का आगे। ये क्षेत्रफल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई? क्षेत्रफल के बारे में समझिएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, L × W। ठीक है, ये बोला है कि अगर लंबाई, यहाँ पे देखिए, अगर लंबाई को 5 माने, अगर चौड़ाई को 3 माने, तो क्षेत्रफल 5 × 3 15 हो जाएगा। और ऊपर बताया था कि अगर लंबाई को 5 माने, बात समझिएगा, अगर लंबाई को 5 माने और चौड़ाई को 3 माने, तो इसका परिमाप जो होगा 5 + 3 × 2 यानी कि 16 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात विकर्ण के बारे में बताया है, डायगोनल के बारे में कि डायगोनल कैसे निकलता है। मेरे भाई, डायगोनल जो होता है यही होता है डायगोनल। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, L² + B², इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, √L² + B² बराबर विकर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे विशेषता प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है
कि एक समान समचतुर्भुज होता है, ये समान चतुर्भुज होता है, क्या होता है, एक समान चतुर्भुज होता है, आयत को हम एक समान चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। अतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। एक आयत का अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री बता दीजिएगा मेरे भाई। अब आगे देखिए, ये क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज भी होता है आयत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी है, ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है, अपने कॉपी में। मेरे भाई ये आयत खत्म हो गया, आयत से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आ गया तो आप हमसे आके बात कर लीजिएगा कि सर आयत का क्वेश्चन। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा क्लास लगातार देखते रहिए, इस वीडियो से कम आप 10 क्वेश्चन करेंगे अर्थात 20 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है, एकदम से। देखिए बोला है कि एक आयत, यहाँ पे एक है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक। बोला है क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 और 8 है, तो सर एल दे दिया है 12, सर बी दे दिया है 8, ठीक है। यदि क्षेत्रफल समान रखकर आयत का लंबाई आधी कर दी जाए, क्षेत्रफल समान रखे, तो सबसे पहले एरिया कैसे कितना आएगा सर, तो एरिया सर एल इंटू बी होता है, अर्थात एल का मान 12 था, बी का मान 8 था, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 96। तो सर अभी भी क्षेत्रफल जो था पहले 96, वो 96 अभी भी रहेगा, तो ठीक है 96 लिख देते हैं, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल समान रखकर आयत की लंबाई आधी कर दी जाए, आयत की लंबाई आधी करिएगा तो 12 की जगह आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, ये 6 होगा। अब बोल रहा है लंबाई आधी कर दी जाए तो नई चौड़ाई ज्ञात करें, हम नया चौड़ाई को बी मान लेते हैं, नया चौड़ाई को क्या मान लेंगे जी, बी मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6 इंटू बी बराबर 96, 6 से काटेंगे तो 16 96, तो बी का जो मान आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी बी का मान, बी का मान 16 आ जाएगा, अर्थात आयत का जो नया चौड़ाई होगी वो 16 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब मैं आगे चलूँ, ये सब बात आपके सामने हो गया। नेक्स्ट चलता हूँ मेरे भाई। मैं चाहता तो केवल क्वेश्चन बना करके आगे निकल जाता, मैं इन सभी जानकारी इसलिए दिया हूं ताकि एक क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। मेरे भाई इसको जानने से पहले आप इस बात को जानिए। देखिए यहाँ पे पूरा बात है, ऑल फार्मूला x प्लस 1/x टाइप क्वेश्चन के लिए है ना, फंडामेंटल आइडेंटिटीज के लिए, ठीक है ना। अब देखिए नीचे क्या क्या है, बात समझिएगा मेरे भाई। ये पहला फार्मूला है कि अगर x प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू a होता है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है और x माइनस 1/x इक्वल टू b है और x नॉट इक्वल टू और 0 दिया है, बात समझिएगा। इन सभी चीज़ों पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर वो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो भी टाइप चलेगा आपका x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया रहेगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछेगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछेगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान पूछ लेगा, या एक्स के पावर 4 माइनस 1/x के पावर मान 4 पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब बात समझिएगा, सबसे अच्छा इस बात को ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, इन सभी चीजों का अगर समझना होगा तो आप समझिएगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं समझाने का। देखिए मेरे भाई, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। अब कैसे होगा यहाँ समझिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो x प्लस 1/x स्क्वायर, ये इधर जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ सीधे कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू a होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2। ये याद रखिए डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है b स्क्वायर प्लस 2। कब, जब x माइनस 1/x इक्वल टू b हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, b स्क्वायर प्लस 2। ये बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए मेरे भाई, ये कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। ये बात को लिख लीजिए, ठीक है। इधर ये कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू b है, तो x स्क्वायर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैक, ये वाला बात समझ में आ गया। अब आगे ध्यान सुनिएगा, आगे बोला है कि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है। बस समझिएगा, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बोला है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू
रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है। वैसे ही एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर बी होता है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात को समझिएगा, बाकी मैं आगे समझाता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बोला है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर ए रहे तो एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एक्स के पावर एन बराबर एफ एन ए। ये समझ में नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं, मत समझिए, इसको छोड़िए अभी, ठीक है। मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी इसका यूज नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये बात बताया था, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर बी रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस 2, और एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस 3b। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये बात को समझिएगा कि अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू बी रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, ये रटिएगा। नेक्स्ट, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बराबर बी क्यू प्लस 3b हो जाए, ये यहाँ से हो गया, ठीक है। ये सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे लिखा है कि एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a होता है। कब? जब एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए रहा है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a हो जाता है। एक्स के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। ये बात को मैं समझा दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये वाला मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब x के पावर 5 प्लस वन बाई एक्स के पावर 5 कैसे निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि x के पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म को लाने के लिए इतना सारा चीजों को यूज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए x के पावर 5 प्लस वन बाई एक्स के पावर 5 बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। ये वाला बात मैं बता दूंगा, ठीक है, ये वाला बात बता दूंगा। यहाँ पे देखिए x के पावर 6 प्लस वन बाई एक्स के पावर 6 कैसे निकालते हैं, एक ए स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस b। देखिए एक बात बताते हैं, ये सब चीज़ों को रटना पड़ता है, मैं भी रट के रखा हूँ, आपको भी रट के रखना पड़ेगा, वरना प्रूफ बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर x प्लस, ये बहुत स्पेशल केस है मेरे भाई, ये बात को समझिएगा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 होता है, कितना होता है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 होता है, तो आप बताइए x का मान यहाँ पे क्या रखिएगा कि 2 हो जाएगा। तो देखिए x का मान यहाँ पे 1 रख लीजिएगा, हमेशा x का मान 1 रखिए। देखिए x 1 प्लस वन बाई 1 यानी कि 1 1 2, ठीक है। अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू का मान -1 होता है, लेकिन ये CHSL और CGL के लिए बताया जाता है, ठीक है, ना कि ये SSJD में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो SSJD में बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, ये x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -1 है तो एक्स क्यू का मान 1 हो जाता है। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान 1 हो जाता है, और x के पावर 4 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और x के पावर 6 बराबर -1 होता है। ये सब किस में आता है, ये सब आता है CHSL में। ये एक आ सकता है आपका GD में, ये GD में आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के होता है, बात समझिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। बस इसका स्क्वायर करिए और 2 कर दीजिए। अब हम मान लेते हैं के स्क्वायर माइनस 2 बराबर, हम इसको मान लेते हैं कि इसको हम कहेंगे, आपको ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने कह दिया कि इसको मान लिया y मान लिया, क्या मान लिया y। तो हम कह सकते हैं कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर y हो तो इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 करेंगे तो कुछ नहीं, इसका y स्क्वायर कर देंगे -2 कर देंगे। अगर y स्क्वायर -2 बराबर हम z मान लेते हैं, बात समझिएगा, इसका मान हम z मान लिए, तो कह सकते हैं कि x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर z, x के पावर 4 प्लस वन बाई एक्स के पावर 4 बराबर z। तो हम कह सकते हैं कि x के पावर 8 प्लस वन बाई एक्स के पावर 8 बराबर z स्क्वायर -2। इस बात को एकदम से ध्यान में रख करके रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब बात हम बता दिया, आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान से सुनिएगा भाई, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 है। आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, हमें पता है भाई, आप पे ध्यान सुनिएगा, हालांकि इसको टाइप करना भी बता देंगे, लेकिन इसको इसमें मत सीखिए आप, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 था, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर होता है के क्यूब माइनस 3 के। डायरेक्ट याद रखिएगा क्या होता है, के क्यूब माइनस 3 के। तो 3 का क्यूब करिए 27 माइनस 3 गुने 3, यानी कि 27 में से 9 घटा तो 18। 18 है ऑप्शन में, 18 है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि x प्लस, ध्यान सुनिएगा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 है, आप बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान बताइए, तो क्या करता है, के स्क्वायर माइनस 2, अर्थात 9 में से 2 घटाते तो 7। ये 2 क्वेश्चन बता दिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया हम आपको, और ये एक ऐसा क्वेश्चन बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा लेंथी बनेगा,
कोई बात नहीं, आप अंत तक सीखिए। देखिए बिना सीखे कुछ नहीं होता है मेरे भाई, सीख करके आप भाई आगे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा पसीना आ रहा है ज़्यादा क्योंकि काफ़ी गर्मी है, तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में चलते रहता है ये सब चीज़, ठीक है। चलते आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, मैं आगे करता हूँ। कर लिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोला है कि पहले 3 वर्ष के दौरान, क्या लिखा है, बोला कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 4% की कमी आई। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए भाई, हम क्या मान लेते हैं कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या x थी, क्योंकि क्या पूछा है, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या x थी। अब क्या बोला है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान, तो हमको पहले वर्ष से क्या मतलब है, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में तो हो गया था काम। दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 4% की कमी आई। तो 4% की कमी आई अर्थात 24/25 कर लेंगे, कोई दिक्कत है, क्योंकि एक 4% का मतलब होता है 1/25, 25 में से एक कमी हो गया अर्थात 24/25 बच गया होगा। और इसी का मान दे दिया था 30,240, कोई दिक्कत है। अब यहां से काटेंगे, 24 से डायरेक्ट काटेंगे, 24 का पारा आपको याद आएगा, होगा 24 एकम 24, 6 2, ठीक है। 24 दूना 48, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, ठीक। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 24 का टेबल याद है आपको। देखिए 24 एकम 24, ये 6 2, 24 दूना 48, 1 मिनट, 24 से 42, सॉरी 24 से 72 होता है, ठीक है, बात समझिएगा। 24 में 48 बटा 14, ठीक। और 24 छक्का, ये बात समझिएगा, कोई दिक्कत है क्या, ये समझिएगा। ये डायरेक्ट हम 24 का टेबल याद किए थे, तो 24 का टेबल हमको याद है कि देखिए जी 24 एकम 24 के 1 हासिल 6, ठीक है। अब 2 बैठाते हैं। अब 24 दूना 48, 48 बैठा देते तो 48 कितना बार में जाएगा, 2 बार में गया। तो 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखिए 48 घटा के आप देखिए 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से गया 4, 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 4। तो 24 छक्का 144 होता है, कितना होता है, 24 छक्का 144, तो 6 रख दिए और 0 का 0 रख दिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेबल याद करके रखिए, वरना आपका मन करे तो 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, जैसे काटना है काट लीजिए। मैं 24 से डायरेक्ट काटूंगा क्योंकि मुझे 24 का टेबल याद है, ठीक है। अब बात समझिएगा, कुछ नहीं करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 1260 गुना 25। अब 25 का टेबल हमको याद है कि सर 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 में जब हम 12 से गुना करेंगे तो ऐसे कर देते हैं 25 गुने 4 गुने 3, तो 25 का 100 यानी कि 300, 315 यहाँ पे देखिए 3115 00, 3115 00 दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 एक और था पहले से, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? इसी तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। बाकी आप बेसिक से करना चाहते हैं गुना, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इसी तरीके से गुना करेंगे। चले क्या आगे चलता हूँ मैं, ध्यान सुनिएगा, आगे चलूंगा मैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि अपने सामान्य गति के 4/5, ध्यान सुनिएगा, अपने सामान्य गति के 4/5 से यात्रा करने पर एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब क्या, 4/5 क्या बोला है, अपने सामान्य गति के 4/5, यानी कि पहले की गति 4 होगा तो बाद की गति कितना हो जाएगा, पहले की गति 5 होगा तो बाद की गति 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल फाइनल, आई से इनिशियल, एफ से फाइनल। इनिशियल 5 था, क्या था, स्पीड था मेरे भाई, ठीक है। इनिशियल 5 स्पीड था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। बस समझिएगा। तो स्पीड के उल्टा होता है टाइम, मैं बताया था कि स्पीड का उल्टा टाइम होता है कब, जब डिस्टेंस का जिक्र ना हो या डिस्टेंस समान हो तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इस बात को लिख लीजिए कहीं पे कि जब डिस्टेंस समान होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से 5। इसका मतलब क्या होगा कि पहले अगर 4 टाइम लगता होगा तो अब 5 टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि 4 से 5 यानी टाइम बढ़ कितना गया, 1। यही 1 का वैल्यू दे दिया था, कितना, 15 मिनट। तो आपसे पूछा है कि पहले कितना टाइम लगता था, तो 15 चौका 60, पहले कितना टाइम, 15 से गुना कर लेंगे 60 मिनट।
पहले 60 मिनट अर्थात क्या घंटा, 1 घंटा, 60 मिनट में क्या घंटा, 1 घंटा, कोई दिक्कत है? अगर पूछेगा आपसे कि बाद में कितना टाइम लगता था तो आप बता दीजिएगा कि 75 मिनट। कितना टाइम लगता था बाद में? 75 मिनट। अगर आपसे पूछता तो कि बाद में कितना टाइम लगा तो 75 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ये बात को समझ लीजिए, आप लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आया है, ए का 80% लिखा है कि ए का 80%, यहीं पे काट लूँ क्या मैं? देखिएगा यहाँ पे बोला है कि ए का 80% का मतलब गुना होता है, आपको भी पता है का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे गुना डाल दीजिए। बी का 50% के बराबर है, ये प्रतिशत से प्रतिशत काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए। ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा 8। सर ए का मान हो गया 5, अब बी का मान हो गया सर 8, कोई दिक्कत है? बी बराबर बोला है, बी बराबर, तो बी का मान कितना है 8, तो 8 भर दीजिए। ए का, तो ए का मान कितना है 5, का x% बोला है तो x/100 कर लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ पे, अब जब यहाँ से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 20 बार में x का मान हो जाएगा 160। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 160। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? एकदम से ये तरीका ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका हो पाएगा। ठीक है, आगे चलो। मैं क्या कह रहा है, हो सकता है कि ऐसा आपको लगेगा कि सर बहुत उबा रहा है, बन आ रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर से पसीना, इधर से पसीना, इधर से पसीना, पीछे से पसीना, सब पसीना ही चल रहा है, लेकिन क्या करिएगा? मुझे पता है कि मैं कमिट किया हूँ कि मैं आपको 40 वीडियो दूंगा तो दूंगा, लेकिन आपको लगता है कि सर पढ़ने में बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, तो आपको पता है जितने भी ऑफलाइन बच्चे होंगे उनको तो पता ही है कि क्या चलता है मेरे क्लास में, है ना? तो अभी टाइम हो रहा है 12 हो रहा होगा, अब 12:41 हो रहा है नेट, अभी हम वीडियो बना रहे हैं एकदम से आराम से, तो कोई बात नहीं है तो है, गर्मी ही ना भाई। चलिए अब क्या है, यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मूल मान ज्ञात करें। इसको जानने से पहले आप विभाजता के नियम जानेंगे मेरे भाई, ठीक है? एक और बात बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि हैं लगातार बहुत मेहनत करने के बाद पता चला हमें गए देखने तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, मैं 11 नंबर क्वेश्चन से वापस फिर से आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेहनत करना है, कर रहे हैं आपके सामने। चलिए, तो यहाँ पे बोला था कि विभाजता का नियम हमें सीखने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि विभाजता का नियम होता क्या है। देखिए, विभाजता का नियम जब आप सीखेंगे, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्लीज, डर पैदा हो गया हमने। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है। विभाजता का नियम जब हम सीखेंगे तो इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहले 2 का विभाजता का नियम हम सीखेंगे, ठीक है? कि 2 का विभाजता का नियम होता क्या है। 2 का विभाजता का नियम है कि अंतिम का अंक अगर 2 से कट जाता है तो वो संख्या 2 से कटेगा, या फिर अंतिम अंक अगर सम संख्या होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, जैसे में हम बोल दिए कि 41 बताइए, तो 41 में सम संख्या है, लास्ट में नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर मैं बोले कि 42 बताइए, लास्ट में ये क्या है, सम संख्या, अर्थात ये 2 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत है? चलिए, अब नेक्स्ट है 4 का विभाजता का नियम। 4 का विभाजता का नियम ये कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मोटा पेंसिल कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए, 4 का विभाजता का नियम ये कह रहा है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। क्या बोला? कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगा। जैसे में मैं बोल दिया आपको कि 2 4 3 2, ठीक है? ये देखिए, अंतिम का 2 अंक क्या है, 32 है। क्या 32 4 से विभाजित होता है, हो जाएगा, 4 चौक 4 8 है 32। अगर ये कंप्लीटली कट जाता है तो ये संख्या अर्थात 2432 भी 4 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। मैं आगे चलता हूँ। अगर मैं आपसे बोला कि 3293 है, क्या ये 4 से कटेगा कि नहीं? तो 4 से देखिए, 4 दूना 8, 1 3 4 3 12, एक शेष बच जा रहा है, अर्थात ये कंप्लीटली नहीं कट रहा है, अर्थात ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? मैं आगे चलता हूँ, ठीक? अब 4 के विभाजता का नियम के बाद आपको जानकारी लेनी है 8 के विभाजता का नियम के बारे में। 8 का विभाजता का नियम ये कह रहा है मेरे भाई कि अंतिम का अगर 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 4 8 3 2 8, क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि ये 6 अंकों की संख्या, लेकिन हम मात्र 3 अंक चेक करेंगे। 3 अंक चेक करेंगे कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 18 की 24 कट जा रहा है, 8 एकम 8 कट जा रहा है 31 बार में, अर्थात ये संख्या पूरा, ये संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है? ये बात को समझिए। ये 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का विभाजता का नियम हो गया, ठीक है? अब हम चलते हैं 3 का विभाजता का नियम। 3 का विभाजता का नियम कह रहा है कि अगर अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे कि हम 2 और 4 कह दिए, तो ये 24 3 से कटेगा कि नहीं? तो 2 और 4 जोड़ दिए तो 6 आ गया, 6 3 से कट जाता है, अर्थात ये संख्या 24 कट जाएगा 3 से, ठीक है? अब देखिए, 2 4 6 कर दिए, हमको चेक करना है कि 246 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अंक का योग करेंगे, 2 + 2 4 6 6 6 12 हो गया, 12 6 के 3 से कटेगा कि नहीं? 3 चौका 12, 3 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या
3 से कट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? बस अंकों का योग कर लेना है, इसी को कहते हैं डिजिटल सम। कोई दिक्कत तो नहीं आपको। नेक्स्ट कहते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है मेरे भाई कि अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कटेगा। जैसे में 2 4 3 2 8 जुड़ते हैं तो 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 8 19। क्या 19 9 से कट जाता है? 9 से 19 कटेगा कंप्लीटली? नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अगर मैं बोल दिया ऐसा, बात समझिएगा, ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, तो जोड़िए। देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 4 9 जहाँ आएगा कैंसिल कर दीजिए, 7 2 9 कैंसिल हो गया। क्या कहीं पे भी शेष बच रहा है? नहीं बच रहा है, अर्थात ये संख्या 9 से कटेगा। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यहाँ पे रिवीजन है तो रिवीजन की तरह ही करवाएंगे, ठीक है। अब आगे बताते हैं आपको। ये बोला है कि संख्या 5 और 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम अंक 0 या 5 आ जाता है तो संख्या 5 से कटेगा। जैसे हम 50 बोल दिए या 55 बोल दिए तो ये कट जाएगा, लेकिन वही 51 बोलते 53 बोलते तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 था या 5 था, इसलिए ये दोनों होगा विभाजित और ये दोनों विभाजित नहीं होगा। 10 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट का अंक 0 है तो ही संख्या वो 10 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। मतलब हम बोले कि 411 10 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 413 10 से कटेगा, लास्ट का अंक 1 है 3 है तो नहीं कटेगा। कोई दिक्कत है? अब आगे चलते हैं। वहां पे हो गया आपका 10 का विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट आगे बोला है आपको कि 11, ये देखिए 7 11 13 का मत याद रखिएगा प्लीज, क्योंकि 7 11 13 यहाँ पे लिखे है तो 11 का विभाज्यता का नियम हम बता देते हैं, 7 और 13 को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 11 का विभाज्यता का नियम को लिए आप बात समझिए। विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। जैसे में मैं बता दिया कि आप बताइए, बात समझिएगा, हम बोल दिया आपको कि बताइए आप कि 2420 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे अल्टरनेट कर लीजिए, ऑड प्लेस यही कहलाता है। ये 1 2 3 4, बात समझिएगा, ये 4 हो गया। ये क्यों व्हाइट ब्लैक है ना, तो कोई व्हाइट लेते। देखिए ये 4 है, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये 2 वाले के सामने कहलाता है क्या? इवन प्लेस। 4 वाले के सामने इवन प्लेस, 6 वाले के सामने इवन प्लेस, 8 के सामने इवन प्लेस, 10 के सामने इवन प्लेस। बात समझ में आ रहा है? वही 1 के सामने ऑड प्लेस, 3 के सामने ऑड प्लेस, 5 के सामने ऑड प्लेस। इस तरीके से ऑड प्लेस इवन प्लेस का आपको जानकारी इकट्ठा हो गई, ठीक है। अब समझिएगा बातों को। ये क्या कहता है कि ऑड प्लेस का सम इवन प्लेस के सम का अंतर अगर 0 आता है, ये 11 से कटने वाला आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 और 2 जोड़ दिए, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसका अंतर देखेंगे कितना जगह 0 आ गया, अर्थात ये संख्या 11 से कट जाएगा। आपको इस 11 से काट के देखिए, ये 11 से कटेगा। मैं बोल दिया आपको ये संख्या बताइए 11 से कटेगा कि नहीं, तो हम देखिए बताते हैं क्या करेगा। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 आ गया। 4 और 3 7 आ गया, 7 में से 7 घट गया, 0 आ गया। क्या 0 11 से कट जाएगा? कट जाएगा, अर्थात ये संख्या 11 से कटेगा। क्या ये 0 11 से कटता है? 11 से कट जाता है। 0 आ जाए या 11 के पहाड़ा वाला आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पीछे क्वेश्चन बनाने। क्वेश्चन में ये कह रहा था मेरे भाई आपका कि यदि संख्या x 4 4 11 से विभाजित है तो मूल संख्या ज्ञात करें। हमें पता है कि सर x है, 4 है, 4 है, 4 है, 6 है, 1 है, ठीक। अब यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं। अब हमें पता है कि सर x + 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, x + 4, और यहाँ पे सर हो जाएगा 4 और 1 मिनट, 4 और 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, x + 5, ठीक है। x + 5 बराबर 4 और 6 करेंगे तो बराबर 10, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5। x का मान कितना हो जाएगा? 5। देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? x का मान कितना हो गया? 5, अर्थात मेरा आंसर 5 हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, बराबर करके। आगे चलता हूं मैं, ठीक। अब आपको सीखना होगा यहाँ पे, ये बोला है 5/7 10/9 15/11 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इस बात को ध्यान रखिएगा कि a/b c/d e/f के फॉर्म में जब हो और एलसीएम निकालने के लिए बोले तो ACE का एलसीएम और BDEF का HCF निकाले। मतलब ऊपर वाला का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोले तो ACE ऊपर है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का HCF निकालेंगे। अगर HCF निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला का ही ACE का HCF निकाल देंगे, BDEF का एलसीएम निकाल देंगे। बात समझिएगा, जिसका जो निकालने के लिए बोलेगा वो ऊपर, अब बाकी जो बच गया नीचे, क्योंकि एलसीएम में से दोनों भाई है। बात समझ में आ रहा है ना, वो हमेशा साथ नहीं छोड़ेगा, जहां रहेगा दोनों साथ रहेगा। तो ये बोला है 5/7, बात समझिएगा, 5/7, ठीक। ये बोला है 10/9 तो 10/9। ये बोला है 15/11 तो 15/11। अब क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाला का एलसीएम, तो 5 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30।
नीचे वाला का HCF 7, 9, 11 का HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 1, तो 30/1 अर्थात 30 हो गया आंसर। आंसर कितना हो गया 30। ये बात को समझ लीजिए। आगे चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आइएगा तो बोला है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात को लिखिए पहले। चलिए अब बात को समझिएगा। हमें पता है कि सर पूरे समचतुर्भुज से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। अब सर d1 क्या है, d2 क्या है, a क्या है, ये बात को समझिए। a कहलाता है साइड, d कहलाता है डायगोनल, d1 डायगोनल 1 यानी कि विकर्ण फर्स्ट, ठीक है, विकर्ण फर्स्ट, और d2 कहलाता है विकर्ण 2 डायगोनल 2। कोई दिक्कत है, विकर्ण 2 डायगोनल 2, बात समझिएगा। और e कहलाता है साइड, वो मैं बात बता दिया। बोला है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर था। 25 सेंटीमीटर था, 25 यहाँ पे देखिएगा, ये करिएगा तो 4 गुने और 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ये बोला है d1 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर करिएगा अर्थात d1 क्या है, विकर्ण एक दिया है 30, तो 30 का स्क्वायर करिएगा तो 900 और प्लस d2 का स्क्वायर, तो d2 का स्क्वायर d2 कर दीजिए। कोई दिक्कत है? अब समझिएगा बात को। ये जब करिएगा तो ये आ जाएगा 6 चौका 24 और 25 चौका 100 अर्थात 2500 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर 900 प्लस d2 का स्क्वायर अर्थात d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 अर्थात d2 बराबर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। d2 का मान कितना गया भाई, 40 आ गया। अब d2 का मान 40 आ गया अर्थात विकर्ण का मान, दूसरे विकर्ण का मान 40 आया है। और आपसे पूछा है एरिया। एरिया के लिए भी बात ध्यान रखिएगा कि एरिया के लिए होता है, समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो क्या करेंगे 1/2 इंटू d1 का मान दे दिया है 30 और d2 का मान दे दिया है 40, 2 से काटेंगे तो 15 बार में 15 चौका 60 यानी कि आंसर आ जाएगा 600। अब 600 देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डॉग। कोई दिक्कत है क्या? ये दो चीज मात्र ध्यान में रखिएगा, एक 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये बहुत जरूरी है। चलिए अब हम समचतुर्भुज से संबंधित बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करके लाए हैं आपके लिए। सो आप यहाँ पे देखिए, देखिए समचतुर्भुज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अवधारणा समझिए, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। कोई दिक्कत है? सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। आमने सामने का कोण बराबर होता है, मतलब ये कोण के बराबर होगा और ये कोण के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझिएगा, ये 2 लाइन क्लियर हो गया। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ये विकर्ण जो है एक दूसरे पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी बात को ध्यान रखना है। मतलब ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दोनों बराबर बराबर काटेगा, ठीक है, ये बात को ध्यान। विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर काटती है, ये ध्यान रखिए। ये प्रॉपर्टीज है आपका, ठीक। ये विशेषता है, प्रॉपर्टीज के बारे में समझिएगा कि एक प्रकार के समानांतर चतुर्भुज होता है। क्या? कौन? समचतुर्भुज। आगे बोल रहा है कि एक प्रकार का पतंग होता है, ये देखिए पतंग की तरह ही दिख रहा है। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होता है। इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करता है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और समान 2 भागों में बांटता है। विकर्ण के बीच संबंध जो होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। विकर्ण और साइड्स के बीच में ये संबंध है जो मैंने पीछे बताया है आपको, ठीक है। यहाँ पे सूत्र के बारे में जानकारी लिखिएगा तो परिमाप बराबर होता है 4a, मतलब कि समचतुर्भुज है, ठीक है, तो सभी भुजा आपस में समान होगा तो a मानेंगे तो 4a हो जाएगा। आगे बोला क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है, अगर आपको डायगोनल से निकालना होता है तो। अगर एरिया आप a और h दिया रहा है, मतलब कि साइड और हाइट दिया रहा है तो a इंटू h कर लीजिएगा तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। विकर्ण जो होता है d1 का स्क्वायर प्लस d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको डायगोनल और साइड के बीच में एक और रिलेशन ध्यान में रखने के लिए कहा जाए तो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर इस का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया में हमसे कहला रहा था ये बात। ये देखिए फिगर बताया गया, d1 है, d2 है, d1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। अब देखिए बोला दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए, ठीक है, व्यंजक का मान ज्ञात करना, कोई बात नहीं। 13, 12, 25, 25 में से 25 घटाए 0 आ गया। 14 में से 56 घटाया सर -16 आ गया। ये बात को समझिए, 0 आ गया, ये -16 आ गया। सर 30 में से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सर 30 + 16 हो जाएगा 46। 46 कहाँ पे? यहाँ पे आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये बहुत ईजी था, आप भी बना लेते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए पहले कि 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 150 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक कमीज 105 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट का मान 12.5% तब पहली छूट का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि अगर हम 1% का छूट पहले देते हैं
फिर y प्रतिशत का छूट देते हैं। और अगर हमसे कोई पूछता है कि एकल छूट आपने कितना का दिया, एकल छूट आपने कितना का दिया, तो हम कहते हैं कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। बात समझिएगा, ये बात को समझिए। अगर हमसे कोई बोल दिया कि आप पहले 20% का छूट दिए, फिर आपने 10% का छूट दिया, तो आप एकल छूट कितना का नंबर 10 को, और क्वेश्चन नंबर 10 समझाने के दौरान वीडियो कट हुआ था, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये मैं बता रहा था कि अगर दो क्रमिक छूट हो, जैसे एक x% का छूट हो, दूसरा y% का छूट हो, तो होता क्या है, मतलब एक पहले हम x% का छूट दे, दूसरा y% का छूट दे, तो फॉर्मूला होता है एकल छूट बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दिया कि मैंने किसी वस्तु पे, ये एकल छूट का फॉर्मूला है, क्या है एकल छूट, एकल छूट का फॉर्मूला है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि पहले मैं 20% का छूट दिया एक वस्तु पर, फिर एक बार 10% का छूट दिया, तो बताइए कि एकल छूट कितना का दिया। तो एकल छूट कितना का हो जाएगा, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 और बटा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 20 प्लस 10 30 में से 2 घटाइएगा तो 28%। तो हम इसको कह सकते हैं कि एकल छूट जो हुआ वो 28% का हुआ। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। खैर, मैं आगे चलूंगा। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए वहीं पे। वीडियो में बस सही आ रहा है ना, बस देख लीजिए। ठीक है ना, कुछ क्वालिटी नहीं ना घटा है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया आपको कि इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि दो क्रमिक छूट के प्राप्त करने के बाद 150 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक कमीज 150 रुपए में उपलब्ध होता है। मतलब एक कमीज है जो कि 150 का है और वो 150 रुपए में उपलब्ध होता है। तो आप बताइए कि 150 का सामान जब आप 105 रुपए में खरीदें, मतलब 100, मतलब 150 कहने का मतलब 150 रुपये एमआरपी था और आप खरीदे 105 में, तो कितना का छूट मिल गया, छूट मिल गया आपको 45 का। और कितना से, 150 पे। तो 150 और 150 जो 45 का छूट मिला 150 पे, अगुना 100 कर दे करिएगा तो कितना परसेंट का छूट हो जाएगा, 30% का छूट आ गया। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि डिस्काउंट प्रतिशत जो होता है ये होता है डिस्काउंट बटा एमपी अगुना 100 होता है। ठीक है, ये डिस्काउंट प्रतिशत बराबर, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमसे आपसे पूछेंगे कि प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आप बताइए प्रॉफिट या लॉस बटा सीपी गुने 100% होता है। ये भी बात लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है, इसीलिए एमपी नीचे है और सीपी इसीलिए नीचे है। हो गया, जिस पे जो होता है वो नीचे होता है। खैर, हमने बताया आपको कि ये क्या हो गया, ये 30% का छूट दिया। अब हमें ये भी पता है कि सर 30% का ओवरऑल छूट हुआ। एक छूट हम मान लेते हैं कि x% का, दूसरा छूट हमारा 12.5% का था। ठीक है, तो x प्लस 12.5 प्लस 12.5 गुना x बटा 100, ये प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होता है तो वहाँ पे माइनस डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस डालेंगे, बस समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस डाल देते हैं। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो x का मान आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ध्यान सुनिए, कितना आ जाएगा, 20%। आप सॉल्व करके इसे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए सही ढंग से। आप जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा तो लिखा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। अब छूट दिया किस पे जाता है, एमपी पे छूट दिया जाता है। तो एमपी का कहीं ना कहीं एमपी का 20% का छूट है, तो एमपी का 80% यानी कि 80/100। बात समझिएगा। ठीक है, ये बोला है। और फिर भी 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो अंकित मूल्य हम तो एमपी मान ही लिए, जिसकी कीमत दुकानदार के लिए 600 था, मतलब कि सीपी जो था 600 था। अब 600 पे बोल रहा था 25% का प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि 125/100 होता है। ठीक है, जब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो एमपी का मान जो मान आ जाता है वो आ जाता है 937.5। कितना आ जाता है जी, 937.5। ये चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब सिंपल एक बात बताइए, इन पूरा लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आएगा कि दोनों जगह सेम ट्रेन था, तो दोनों जगह सेम ट्रेन का सेम स्पीड होगा। क्या होगा, स्पीड समान होगा। जैसे ही दोनों का स्पीड समान होगा, बात समझिएगा, हम कह सकते हैं कि सर स्पीड बराबर स्पीड कर देते हैं, दोनों जगह का स्पीड समान है। बोला कि एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो जब प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पास करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई x था,
और ये बोला कि 20 सेकंड में पार करती है, तो बटा में 20 कर लेते हैं, हो गया बराबर। अब क्या बोला है कि और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को, जब प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी तय करती है, इसलिए हम मानेंगे कि एक सी होगा बटा। अब बोला है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो बटा 16 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से काट कूट करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये 4 है, यहाँ पे 60 है, तो 6 चौका 24, 240 हो गया। और ये यहाँ से आएगा तो 4x है, चलिए लिख देते हैं 240 प्लस 4x बराबर 5x, ठीक है। तो इधर आएगा तो x का मान आ जाएगा 240। ये 240 आया क्या, ये आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। लेकिन आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा है क्या, नहीं, आपसे ट्रेन की लंबाई नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है, हालांकि पूछता है क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि ट्रेन की चाल क्या है। मेरे भाई एक बात बताइए, यही तो चाल है ट्रेन की, यही तो चाल था, तो सर लंबाई था हमारा कितना 240 बटा में कितना, बटा में, और सॉरी ये लंबाई था 240 और स्पीड कितना था 16। ये क्या आ गया स्पीड। अब हमें पता है कि सर स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आया था ये, और मेरा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/500 से गुना करते हैं। कितना से 18/500 गुना करते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 18 की 24 से 30 बार हो गया। ये 5 दूना 10, 0 से 0 कट गया, 38 54, यानी कि 54 आंसर आ गया। क्या हो गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। एक और बात यहाँ पे एक्स्ट्रा बात जो बतानी चाहिए मुझे, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे, ये बात को ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर प्रति आवर से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है, ठीक है, तो हम गुना करते हैं कितना से, 5/18 से। मीटर प्रति सेकंड से जब हम किलोमीटर प्रति आवर में हम चेंज करना चाहते हैं तो हम गुना करते हैं 18/5 से। बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि सर हम किससे गुना करें, किस तरीके से करें, ठीक है, उसको रहने दीजिए। बच्चा का कंफ्यूजन होता है कि हम किससे गुना करें, किस तरीके से गुना करें, बात समझिएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, ये किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड की तरफ से जाएंगे तो देखिए छोटा की तरफ जा रहा है ना, तो छोटा ऊपर, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जा रहा है, यानी बड़ा यूनिट की तरफ जा रहा है, तो बड़ा ऊपर रहेगा, तो 5/18, 18/5 भी। ये चीज तो आपको याद रहता है, लेकिन दिक्कत होता है यहीं पे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, याद करने का तरीका है निंजा, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बोला है कि यदि P/Q का मान, ये रेशियो मैं बता रहा हूँ आपको, बोला कि P/Q का मान, ये P लिख दीजिए और Q लिख दीजिए। P/Q का मान 9:1 लिख दिए। हालांकि PQRS तक जाना है, ठीक है, लेकिन पहली वाला में R और S का मान नहीं दिया था, इसको खाली छोड़ देंगे। अब आगे बोला है आपसे, आगे बोला है आपसे, ध्यान सुनिएगा कि Q और R का अनुपात 1:8 है। Q और R का अनुपात 1:8 है। R और S का अनुपात 1:10 है, इसका मान 1:10 है। बात समझिएगा, यहाँ पे ये खाली है, 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 और ये पूरा कर देते हैं, ठीक है। इसके बगल में 1 है तो 1, इसके बगल में 1 है तो 1, इसके बगल में 1 है तो 1, इसके बगल में 8 है तो 8, इसके बगल में खाली है तो 1, इसके बगल में खाली है तो 1। ये भरने का तरीका सीख लीजिए। आपके घर के बगल में अगर खाली जमीन होगा तो आप चाहेंगे कि वो जमीन मेरा हो जाए, भले ही वो लोग कहीं रहता होगा, तो आप तुरंत से हथिया लेते हैं कि मेरा ही है। इसी में ये वाला कंसेप्ट में यही चीज यूज होता है। बात समझिएगा कि देखिए ये 9 दिया था, इसके बगल में खाली था, इसके भी बगल में खाली था, तो क्या करें, तुरंत अपना घर 1 है तो यहाँ पे बना दिया, यहाँ भी बना दिया। इसके बगल में ये खाली था तो इसके बगल में ये डाल दिया, इसके बगल में ये खाली था तो ये कहा कि हमारा हो गया, इसके बगल में ये खाली था, ये बोला हमारा हो गया, इसके बगल में ये खाली तो ये इसका हो गया। तो खाली जमीन को हथियाने, चलिए, तो हम बता रहे थे आपको कि किस तरीके से अरेंज किया जाता है। गर्मी ज़्यादा है, कैमरा भी जवाब दे रहा है कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन हमसे होगा, आपसे भी होगा। चलिए, इसको करते कैसे हैं कि 9 गुने 1 गुने 1 9 हो जाएगा, फिर ये गुना करेंगे 1 हो जाएगा, फिर इन सभी लाइन को गुना करेंगे 8 हो जाएगा, इन सभी लाइन को गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब देखिए 9:1:8:80 है। ये किसका माना है, ये P का माना है, ये Q का माना है, ये R का माना है और ये S का माना है। आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि P/R का मान ज्ञात करें, P/S का मान ज्ञात करें, P/Q/R/S का मान ज्ञात करें, P/Q/R का मान ज्ञात करें। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम आपसे क्या पूछे कि P/R/S का मान ज्ञात करिए। क्या है P/R/S, तो पहले P का देखेंगे तो P का मान 9 है, फिर R का देखेंगे तो 8 है, फिर S का देखेंगे तो 80 है, तो 9 8 80, 9 8 80 कहाँ पे है, 9 8 80 ऑप्शन नंबर डॉग है, हो गया आपका आंसर, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं आगे चलूंगा तो यहाँ पे देखेंगे बोला है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव, देखिए नाव और गति बनाने से पहले मैं नाव और गति के कंसेप्ट लेकर के आया हूँ, सो उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट में
यहाँ देखिए, इसमें ये बताया गया है, ठीक है, कि नाव और धारा की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि पूरी जानकारी क्या है। यहाँ पे बोला है कि बुनियादी अवधारणा, ये स्थिर जल है, स्थिर जल में नाव है, और ये बहता हुआ जल में नाव है। देख लीजिए, दोनों फिगर आपके सामने पड़ा हुआ है। फिर बोला है, परिभाषा बोला है कि नाव की गति, शांत जल में नाव की गति को u कहते हैं, धारा की गति को v कहते हैं, सापेक्ष गति परिणामी गति होता है। सापेक्ष गति कहने का मतलब कि एक बार नाव धारा के साथ बहना चाहता है, एक बार धारा के विरुद्ध कहता है, तो उसी को कहते हैं सापेक्षिक गति या सापेक्ष गति। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बात समझिएगा, ये बोलता है अनुकूल प्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या कहना था, डाउन स्ट्रीम को डी कहते हैं, और डी बराबर होता है यू प्लस बी। धारा के साथ गति, डाउन स्ट्रीम को धारा के साथ की गति कहते हैं, जैसे कि इधर पानी जा रहा है, ठीक है, और नाव भी इधर जा रहा है, तो इसको धारा की गति कहते हैं। अगर इसका स्पीड x होगा, इसका स्पीड y होगा, तो दोनों x प्लस वाई जुड़ जाता है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में जुड़ता है, अब समझिए, डाउन में जाता है तो गति तेज होता है ना जी, तो वही बात समझ लीजिए कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, गति तेज होता है, तो u प्लस भी दोनों जुड़ जाता है, यानी कि नाव की गति और धारा की गति दोनों जुड़ जाती है। अब आगे देखिए, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब u होता है, सॉरी, अप स्ट्रीम का बड़ा u से डिनोट करते हैं। अगर नाव की गति u है, ठीक है, और धारा की गति v है, तो u माइनस v हो जाता है। अब ये कैसे होता है, ये बात को समझिए। नाव की गति एकदम ऐसे जा रहा है, ठीक है, और धारा की गति इसके विपरीत लग रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि u और v, u माइनस v, स्पीड एक्चुअल आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे बोला है कि नाव की गति v कहलाता है और धारा की गति u कहलाता है। ये सब बात पहले ही बता दी आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया। महत्वपूर्ण जानकारी ये बताया आपको कि नाव की गति u निकालना डायरेक्ट ऐसे होता है, जब d डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से रिलेट किया जाए, तो शांत जल में नाव की गति होता है d प्लस यू बाई टू। शांत जल में नाव की गति क्या है या फिर तैराक की गति क्या है, तो यही फॉर्मूला लगाना होता है, d प्लस यू बाई टू। अगर आपको धारा की गति बोले कि d और u डायरेक्ट दे करके, तो d माइनस यू बाई टू होता है। d क्या है पे डाउन स्ट्रीम का स्पीड, और u क्या है अप स्ट्रीम का स्पीड। आगे के समय और दूरी के टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये फॉर्मूला याद रखना होता है कि इस डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये पूरा नहीं भी याद होता है, तो अगर आप इतना याद रखते तो काम हो जाता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तीनों बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे, अब आगे बढ़िएगा तो आपको औसत गति के बारे में बताना है, आपको बताना है। मैं बता चुका हूँ कि एवरेज स्पीड, जब देखिए नाव के इस पार से इस पार तक जाइएगा, अगर इधर के स्पीड से आप x से जाइएगा और इधर के स्पीड से u से जाइएगा, या फिर ऐसा समझिए कि इधर से डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, एक तरफ से डाउन स्ट्रीम, एक तरफ से अप स्ट्रीम आ ही जाएगा। इधर से डाउन स्ट्रीम जा रहा है, इधर से अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है 2du डिवाइड बाई डी प्लस यू। देखिए यहाँ पे यही वाला है 2du डिवाइड बाई डी प्लस यू, ठीक है, या फिर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू होता है। लेकिन यही वाला याद रखिए सबसे अच्छा, ये जो मैं घेर के रखा हूँ। बाकी सब चीज़ों को ध्यान में मत रखिए, जितना भी जरूरी है उतना ही मैं बता रहा हूँ, बाकी जब जब जरूरी ज़्यादा पड़ेगा मैं बताते जाऊँगा। यहाँ पे औसत गति, एवरेज स्पीड के बारे में बताना है, ये सब बात आपको सीधे बता दिया गया, ठीक है। ये देखिए, प्रश्न प्रकार क्या होता है, सीधे सूत्र आधारित प्रश्न बनता है, समय आधारित प्रश्न बनते हैं, अनुपात और प्रतिशत पर आधारित प्रश्न बनता है, दूरी आधारित प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। अप स्ट्रीम में क्या होता है, यू माइनस वी होता है, मतलब वही घटता है स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जुड़ता है। ये सब बात को हम बता चुके हैं। ये सब अच्छा सा लिख लीजिएगा, ये देख लीजिए, लिख लीजिएगा अच्छा सा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं पीछे चलता हूँ क्वेश्चन में। बोला है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, नाव की गति को हम 1 से डिनोट करते हैं, तो ये 8 लिख दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति को हम y से डिनोट करते हैं, तो ये 2 हो गया। आगे बोल रहा है, एक आदमी नाव से 90 किलोमीटर दूरी एक साथ तक जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। मान लीजिए कि 90 किलोमीटर एक बार एक साथ जाएगा, तो मान लीजिए एक बार डाउन स्ट्रीम में गया, तो डाउन स्ट्रीम में गया तो 8 और 2 10 की स्पीड से जाएगा, क्योंकि स्पीड जुड़ता है। एक बार फिर 90 किलोमीटर गया और अप स्ट्रीम से आया, मतलब कि एक बार इधर से डाउन स्ट्रीम से गया तो आएगा कैसे, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम से आया तो 8 में से 2 घटा दिए तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पे भाग करिए, ये आ जाएगा 9 बार में कटेगा, और ये कटेगा तो 15 बार में कटेगा, 15 9 टोटल 24 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बटा स्पीड दिया था, तो डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम आता है, टाइम 1 टाइम 2 जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, अर्थात 24 घंटा में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। दोनों तरफ की यात्रा के लिए उसके द्वारा कितना समय लिया गया ये बताइए, तो 24 घंटा हो गया, ठीक। मैं आगे चलता हूँ। अब देखिएगा, ये सब बात को बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो बोला है 0.09 और 0.64 का बीच मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए। जब मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो मैं आपको कल ही बता दिया था कि कल का नोट्स पलटिएगा। मध्य अनुपात निकालने के लिए एक बार क्या बताया था मैंने, √a(b) होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0. यहाँ पे बात समझिएगा, ये 2 और ये 2 4, तो मैं बताया था, छोड़िए, चलिए 0.09 इंटू 0.64
64, ठीक है। अब इसका जब आप रूट निकालिएगा, रूट से जब इसको बाहर निकालिएगा, ठीक है, तो 9 को रूट निकालिएगा तो 3 आएगा, और ये 1 2 दशमलव के बाद है तो यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 3 हो जाएगा गुना। यहाँ पे 1 2 दशमलव के बाद है तो यहाँ पे इसका रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो ये 4 नहीं 8 का स्क्वायर होता है, तो ये 8 हो जाएगा, यानी 0.8 आ जाएगा इसका रूट निकालने पे। तो 18 की 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 24 हो जाएगा। लेकिन 1 और 1 2 दशमलव हो जाएगा, तो 1 और ये दूसरा है तो 2 दशमलव के बाद, यानी कि 0.24 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है क्या? ये बात को समझिए। 0.24 आंसर है, ऑप्शन नंबर है। मैं आगे चलूँ, आगे चलता हूँ, आगे चलूँगा तो ये बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1990 में जब विवेक की बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ था तब विवेक 26 साल के थे। किस वर्ष विवेक की आयु लक्ष्मी की आयु से ठीक 3 गुना हो गई? बात समझिएगा जी। क्या बोल रहा है कि 1990 में जब विवेक की बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ था तो विवेक उस समय 26 साल के थे। विवेक कितने साल के थे जी? विवेक उस समय 26 साल के थे। किस वर्ष विवेक की आयु, अच्छा जूम इन जूम आउट हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब समझिएगा बातों को, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो रहा है, ठीक है। प्रतीक को बोल दीजिए आकर के बैठ के पढ़ लेंगे, ठीक है, पीछे बैठ के पढ़ लेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, ठीक। बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 1990 में जब विवेक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ, विवेक की बेटी होगा यहाँ पे, विवेक की बेटी का जन्म लक्ष्मी का जब जन्म हुआ तब विवेक 26 साल का था, ठीक है, कोई बात नहीं, विवेक 26 साल का था। आगे बोल रहा है कि किस वर्ष विवेक की आयु लक्ष्मी की आयु से ठीक 3 गुनी हो गई। देखिए जी, विवेक की आयु जब 26 साल का था तो लक्ष्मी की आयु 0 वर्ष का था। यहाँ पे विवेक है और यहाँ पे लक्ष्मी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बोल रहा है कि अगर विवेक की आयु x वर्ष के बाद, ये x वर्ष के बाद अगर हम कर देते हैं तो मान लेते हैं 26 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा ये x। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा बात को। बोल रहा है कि 26 साल के थे, किस वर्ष विवेक की आयु लक्ष्मी की आयु से ठीक 3 गुनी हो जाएगी। तब मान लेते हैं कि x वर्ष के बाद ये जो उम्र है इस उम्र का 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब समझिएगा बातों को। अब क्या करेंगे, हम इसको x ले जाके इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा 26 बराबर 2x हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा मेरा 13। x का मान कितना आ जाएगा 13। जब x का मान 13 आ गया, इस बात को समझिएगा, जब x का मान मेरा 13 आ गया तो पूछेगा कि कितना वर्ष के बाद उनका विवेक की आयु अपनी बेटी के आयु के 3 गुना इस टाइप से करता, तो हम बोलते हैं कि 13 साल के बाद। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि कब, तो कब का 1990 में आप 13 जोड़ दीजिए, तो 1990 में जब आप 13 जोड़िएगा तो 2003 हो जाएगा। हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे चलने पर क्वेश्चन है किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से 1 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। हम आपको बता दिए हैं कि 2 वर्ष का अंतर, CI SI के अंतर पे जब क्वेश्चन है, CI और SI के अंतर पे जब क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे होता है, ध्यान सुनिएगा कि D बराबर, D फॉर डिफरेंस, 2 साल का CI SI का, ठीक है, P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर। बात समझिएगा। तो D का मान है आपका 1 आ गया, P का मान नहीं पता है, पूछा हमसे। R सर 4 दिया था, 4 था तो 4/100 करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/25 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1 बराबर 1/625 इंटू P। तो P का मान कितना हो जाएगा जी, P का मान हो जाएगा 625। कोई दिक्कत है? अर्थात प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 625। ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलूँ, मैं आगे चलता हूँ, आगे चलूंगा तो आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि 45% वाले अंगूर के रस को 25% वाले अंगूर के रस के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 40% वाले अंगूर के रस मिश्रण में प्राप्त हो। कोई बात नहीं, 45% वाला अंगूर है, ठीक है, 25% वाला अंगूर के साथ मिलाया जा रहा है, फाइनली 40% हमको गेन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 25 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में से 25 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ये 45 में से 40 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो किस अनुपात में, 3:1 के रेशियो में ये हम मिलाएंगे, 3:1 के रेशियो में। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं आगे चलता हूँ। जब मैं आगे चलूंगा तो आप इस बात को समझिए कि क्वेश्चन नंबर 19 से बोल रहा है कि P और Q की औसत आयु 24 वर्ष है। बात समझिएगा जी, P और Q की औसत आयु 24 वर्ष है और PQR की औसत आयु 22 वर्ष है। पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा जी, बोला है कि P और Q
कि औसत आयु 24 वर्ष है, यानी कि अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा दोनों का योग 48 वर्ष। पी क्यू फिर बोला है कि पी क्यू आर की औसत आयु 22 वर्ष है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु 22 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा तीनों का आयु 66 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब एक का वर्ष, एक का 22 है तो 3 का 66 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जी, वैसे मैं एक बात बताता हूँ, वैसे तो डेटा असफिशियंट है, मतलब डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये ना पिछला दिया है, ना अभी का दिया है, ना फाइनली बता रहा है। क्योंकि अगर आप बोलिएगा कि सर यहाँ से भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो अगर अभी का 66 है, अगर पिछला का जाएंगे तो एक साल तीनों में से घट जाएगा, तो 63 आना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं पे दिख भी नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन सीधे से क्या है कि क्वेश्चन का ये जो डेटा है, लिख दीजिएगा कि डेटा असफिशियंट है, डेटा गलत है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे लिख दिया डेटा अपर्याप्त है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये डेटा एक टाइम क्लियर नहीं कर रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में जानकारी मैं थोड़ा सा दे दूं, ये बात को ध्यान से सुनिएगा। 20 नंबर क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। कल वृत्त के बारे में पूरी जानकारी दिए थे हमने आपको। अब वृत्त के बारे में जब पूरी जानकारी दिया है तो क्या बोला है कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि सर 2r बराबर 30 दिया है, तो r का मान 15 हो जाएगा। आगे बोला है सर कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात करिए जिसकी पाई का मान 3.14 ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, हम क्या करेंगे सर 2 इंटू पाई का मान 3.14 बोला है इंटू आर का मान 15 है सर, तो हम क्या करेंगे 15 30 गुने 3.14 हो जाएगा सर, 3 से गुना करेंगे, ठीक है, ये नीचे करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा सर, 14 × 42 3 × 9 यानी कि 942 होगा सर। अब बटा में कितना हो जाएगा 10 यानी कि 94.2 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा 94.2, यहाँ पे बॉम्बे नंबर आंसर। ठीक है, ये बात को समझिए। और ये आगे जो है, आगे यही बात है कि थैंक यू, आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, आप हम पे भरोसा कर रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे जितना हो सके, आपको लगता है कि अगर प्रिंस सर सबको मैथ पढ़ना चाहिए, तो आपको जितना हो सके इस वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचाना का प्रयत्न करें, उतना बेहतर होगा मेरे लिए। ठीक है, और आप अपने मित्र को जरूर से ये वीडियो भेजें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, आपको ही पता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।